नाज़रीन, प्रोग्राम न्यूज़ एंड व्यूज़ में आपको खुश आमदीद। और मैं हूँ गज़ल अशरफ अमान और मेरे साथ मौजूद हैं शिराज अहमद शराजी। जी हाँ। और नाज़रीन, आज के प्रोग्राम में हम बहुत सी इंटरेस्टिंग न्यूज़ और इंटरेस्टिंग पैकेजेस शामिल करेंगे और जानेंगे उन पर व्यूज़। तो टाइम ज़ाया किए बगैर सबसे पहले अपनी टॉप स्टोरी की जानिब बढ़ते हैं और आपको बताएं कि हुकूमत ने कोरोना पाबंदियों का दायरा कार मज़ीद 27 शहरों तक बढ़ा दिया है। जी बिल्कुल, हुकूमत ने कोरोना से बचाव के लिए नई पाबंदियों का दायरा कार जो है बढ़ा दिया है। वफाकी दारुलहुकूमत इस्लामाबाद और रावलपिंडी समेत मजीद कई शहरों को स्मार्ट लॉकडाउन लिस्ट में शामिल कर लिया गया है। बिल्कुल जी, और ये हुकूमत की जानिब से इंतहाई अहम फैसला है, चूँकि कोरोना वायरस से बचाव सबसे जो है लाजमी है। और बार बार हम ही रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि SOPs पर अमल दरामद को यकीनी बनाए, वैक्सीन लगाए। और कल इंतहाई अहम खबर सामने आई थी कि अब तक मुल्क भर में जो है तकरीबन 5 करोड़ जो अफराद है उन्होंने वैक्सीन लगाई है। और अल्लाह करे कि दायरा कार जो है मजीद वसी हो जाए। इससे पहले कोरोना SOPs 13 शहरों में नाफिज थी। नेशनल कमांड एंड ऑपरेशन सेंटर के मुताबिक इस्लामाबाद, रावलपिंडी, लाहौर, कराची और दीगर शहरों तक SOPs का दायरा कार बढ़ा दिया गया है और SOPs के इतलाक मजीद 27 शहरों तक बढ़ा दिए गए हैं। NCOC के मुताबिक कोरोना पाबंदियां पंजाब, सिंध और खैबर पख्तूनख्वा के मजीद 14 शहरों तक बढ़ा दिया गया है। बिल्कुल जी, और जिनमें रात 10 बजे आउटडोर डाइनिंग की इजाज़त होगी। ये इंतहाई अहम जो है पेशरफ सामने आई है कि डाइनिंग की इजाज़त जो है वो दी जाएगी, क्योंकि शहरी जो है वो ज़्यादा तौर पर घर से बाहर जाते हैं खाना खाने के लिए। तो ये भी इंतहाई अहम बात इसमें है और शहरों से बार बार ही इल्तिमास की जा रही होती है NCOC की जानिब से भी कि SOPs को अमल को जो है वो खातिर में लाए और SOPs अमल दरामद पर यकीनी बनाए। साथ ही साथ ये भी कहा गया NCOC की जानिब से कि 2 दिन जो है तमाम मार्केटें बंद रहेगी, रेस्टोरेंट्स में इनडोर डाइनिंग पर पाबंदी होगी, तिजारती सरगर्मियां रात 8 बजे बंद कर दी जाएगी। जी हाँ, और ये बहुत अच्छी पेशरफ सामने आई है कि रात को 8 बजे तक तमाम जो है वो सब कुछ बंद कर दिया जाएगा। इसके अलावा कारोबार जो है वो 2 दिन बंद रहेगा। इसके साथ साथ बिल्कुल यहाँ पर ये बात भी काबिल गौर है कि ये भी कहा जा रहा होता था कि वैक्सीन लगाने के बाद 2 साल के अंदर अंदर आप मर जाएंगे, पता नहीं क्या क्या जो गलत बातें ही वो फैलाई जा रही थी। लेकिन ये भी इंतहाई अहम बात है कि अब तक इन तमाम बातों के बावजूद भी तकरीबन 5 मिलियन जो अफराद है उन्होंने वैक्सीन लगाई है। और ये इंतहाई अहम खबर है, इंतहाई मैं समझता हूँ कि बहुत बड़ी पेशरफ है कि शहरी इन तमाम बातों को पुष्ट डालकर जो है वैक्सीन की जानिब जा रहे हैं, वैक्सीनेशन कर रहे हैं। और अल्लाह करे कि तमाम जो शहरी है वो वैक्सीन लगाने के लिए जाए और वैक्सीन लगाए ताकि इस वबा को हम शिकस्त दे सके। जी हाँ, और इसके साथ हम अपनी नेक्स्ट स्टोरी की जानिब बढ़ते हैं और आपको बताएं कि मौलाना फजल रहमान का काम मुल्क में फितना फसाद फैलाना। मरियम इनसे भी आगे जाना चाहती हैं, शहबाज गिल कहते हैं ऐसा। बिल्कुल जी, और अपोजिशन की जानिब से कल हमने देखा कि पाकिस्तान डेमोक्रेटिक मूवमेंट के ज़रिए एहतमाम कराची में बहुत बड़ा पावर शो किया गया। और ज़ाहिर तौर पर जो हुकूमती रहनुमा है उनका काम है तनकीद करना है। और शहबाज गिल ने कल इंतहाई बहुत ही बड़ा बयान दिया मौलाना फजल रहमान के बारे में। एक तरफ से गज़ल अगर देखा जाए तो ठीक ही कह रहे हैं, क्योंकि हम देखते हैं कि मौलाना फजल रहमान के साथ हमेशा हाथ होता है, हमेशा उनके साथ धोखा होता है। और ये तकरीबन तीसरी बार है। इससे पहले हमें देखे मौलाना फजल रहमान को जो है लाहौर से पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून वाले जो है साथ लेके आए और लाहौर के बाद उन्हें कहा कि आप जाए। तो मौलाना फजल रहमान इस्लामाबाद आए, यहाँ पर आज़ादी मार्च के नाम से उन्हें कश्मीर हाईवे जो कि श्रीनगर हाईवे है यहाँ पर उन्हें तकरीबन 12 दिन तक धरना दिया और अकेले वहाँ पर डटे रहे। उसके बाद हमने देखा FATF बिल में भी मौलाना फजल रहमान जो है वो अकेले रहे। फिर सेनेट के इंतखाबात की अगर बात की जाए तो वहाँ पर भी उनके साथ धोखा हुआ। और अब भी इंतखाबात के बाद जब पाकिस्तान डेमोक्रेटिक मूवमेंट का क़याम अमल में लाया गया तो पीपल्स पार्टी और अवामी नेशनल पार्टी उनके साथ थी और अब उन्होंने भी राह अलग कर ली है। मौलाना फजल रहमान के साथ हमेशा हाथ होता है। और अब शहबाज शरीफ जो कि मफाहमत का सियासत जो है मफाहम सियासत करते हैं, अब उनकी जानिब से भी जो है मौलाना फजल रहमान के साथ एक दोस्ताना ताल्लुकात जो है बना लिए है। लेकिन मैं समझता हूँ कि कुछ दिनों बाद जो है ये भी खत्म हो जाएगी तो मौलाना फजल रहमान एक मतलब फिर से अकेले हो जाएंगे। लेकिन ये उन्होंने बहुत बड़े जो है वो उन्होंने इल्जाम लगा दिया और उनका कहना था कि ये मोमबत्ती माफिया अमेरिका और दीगर ममालिक की NGOs को लाना चाहता है। नून लीग GT रोड की पार्टी रह गई। मरियम नवाज को अपनी नाकामी के बाद सियासत से अलग हो जाना चाहिए। बिल्कुल जी, उन्होंने ये भी कहा कि हम चाहते हैं अपोजिशन मुस्बत काम करे, अपोजिशन आपस में दस्तो गरेबान है। पीपल्स पार्टी और मुस्लिम लीग नून के बुरे दिन जो है वो आने वाले हैं। पीपल्स पार्टी सिंध की जन अजला की पार्टी रह गई है। उन्होंने कहा कि इमरान खान को इक़्तिदार में रहने का शौक नहीं है, उनकी कुर्सी चली जाएगी, लेकिन वो करप्ट लुटेरों और जो कौमी ज़रूरत को बैरूनी मुल्क स्मगल करने वालों को जो है नहीं छोड़ेंगे। इसी साथ उन्होंने कहा कि मुल्क कौम के साथ खिलवाड़ करने वालों को कानून के कटहरे में लाएंगे और ये बहुत अच्छी बात उन्होंने की है और ऐसा ही होना चाहिए। और अल्लाह करे कि वो जो अफराद पाकिस्तान तहरीक इंसाफ में भी करप्ट है, जो चोर है, उनका भी जो है वो तो ऐसा उनका भी
ख्याल करे, उनके लिए भी जो है मैं समझता हूँ कि उनको भी कानूनी कटहरे में लाए, नेब को ये भी कहे कि उनके खिलाफ भी कार्रवाई की जाए। लेकिन हम देखते हैं कि यहाँ पर कार्रवाई सिर्फ और सिर्फ अपोजिशन के खिलाफ ही हो रही है। और तभी तो मरियम औरंगजेब कहती है कि ये नेब न्याजी गठजोड़ है और तहरीक इंसाफ हुकूमत जो मुल्की इदारे हैं उनको भी अपोजिशन के लिए इस्तेमाल कर रही है। असल आगे बढ़ेंगे और हमारे पास इंतहाई अहम स्टोरी है इस्लामाबाद के हवाले से। और इस्लामाबाद के तमाम थानों में जो है सीसीटीवी कैमरे और ओपन माइक जो है नस्ब करने का फैसला किया है। जी हाँ, पुलिस तर्जुमान के मुताबिक अफसान अपने दफातर से थाने में साइलिन से सीसीटीवी कैमरों के जरिए खूब बात करेंगे। आईजी इस्लामाबाद का कहना है कि किसी भी थाने में शहरियों से गैर महजब रवैया बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। इस्लामाबाद के तमाम थानों में सीसीटीवी कैमरे लगे गए और कैमरों के साथ माइक भी नस्ब होंगे। बिल्कुल जी, इस हवाले से बात करेंगे। हमें ज्वाइन किया है नुमाइंदा खुसूसी इस्लामाबाद मखदूम हलीम कुरैशी ने। अस्सलाम वालेकुम मखदूम। आवाज नहीं आ रही क्लियर। अस्सलाम वालेकुम मखदूम। कुछ टेक्निकल वजूहात की बिना पर मखदूम को हमारी आवाज़ जो है नहीं जा रही। उनसे बात करेंगे इसी हवाले से कि इस्लामाबाद के मुख्तलिफ थानों में जो है सीसीटीवी कैमरे और ओपन माइक नस्ब करने का फैसला किया है। इंतहाई अहम फैसला है पंजाब पुलिस की जानिब से, हुकूमत की जानिब से। और जो कि अब इन तमाम जो कैमरे वहाँ पर नस्ब कर दिए गए हैं, इसी हवाले से हम बात करेंगे मखदूम हलीम कुरैशी से। हाँ जी, और इसी के साथ ये भी कहा गया है कि आईजी इस्लामाबाद और टीआरजी ऑपरेशंस ना सिर्फ कैमरों से मॉनिटरिंग करेंगे बल्कि खुद साइलिन से बात भी कर सकेंगे। बिल्कुल जी, और क्योंकि कैमरों के साथ साथ ओपन माइक का भी एहतमाम किया गया है, ओपन माइक भी नस्ब कर दिए गए हैं। और डीआईजी ऑपरेशन जो है वो खुद ही इन तमाम कैमरों को मॉनिटर करेंगे और साथ साथ जो साइलिन वहां पर अपनी फरियाद लेकर आएंगे तो उनके साथ भी वो महवे गुफ्तगू होंगे। तो ये भी गजल मैं समझता हूँ कि पुलिस में जो है तब्दीली लाने का जो ख्वाब था पाकिस्तान तहरीक इंसाफ हुकूमत का, वो शर्मिंदा ताबीर होने की जानिब जो है गामजन है। एक तबाह फिर से मैं ज्वाइन किया है मखदूम हलीम कुरैशी ने। अस्सलाम वालेकुम मखदूम। जी वालेकुम अस्सलाम। मखदूम, बहुत ही अहम पेशरफ्त है इस्लामाबाद पुलिस की जानिब से कि तमाम थानों में जो है सीसीटीवी कैमरे और ओपन माइक नस्ब कर दिए गए हैं। क्या तफसीलात है आपके पास इस हवाले से? जी बिल्कुल, देखें ये पुलिस के निज़ाम को जो है वो टॉप मैनेजमेंट जो है जिसमें एसएसपी ऑपरेशन, डीआईजी ऑपरेशन अफजाल कौसर और आईजी काजी जमीलुर रहमान की हिदायत पे ना सिर्फ इस तरह की रिफॉर्म्स लाई जा रही हैं, इसके साथ साथ पुलिस की जो अफसरान है उनकी कारकर्दगी को भी बेहतर बनाया जा रहा है। सीसीटीवी फुटेज, सीसीटीवी कैमरों की जो था वो शहर इक़्तिदार में फुकदान होता जा रहा था, जिसके बाद जो है वो इनका जो इस पुलिस है, अगर हम के इस पुलिस का नाम दे तो ये बेहतर होगा कि ये जो टॉप मैनेजमेंट है पुलिस की, इनकी जानिब से यही कहा गया कि अक्सर शवाहिद जो होते हैं वो कैमरों के जो इस्तेमाल होते हैं वो नहीं हो रहे होते या उनमें कोई टेक्निकल फॉल्ट होने की वजह से काफी अरसे से बंद रहते हैं। उस वजह से जो है वो जो सबूत होते हैं वो मिट जाते हैं। इस पुलिस की जो है वो इस्लामाबाद पुलिस की इस मैनेजमेंट ने ये फैसला किया कि हम टेक्नोलॉजी की मदद को मजीद से मजीद बेहतर बना के जो है अपने जो शवाहिद होते हैं जो मिस हो जाते हैं उसको बेहतर किया जा सके ताकि शवाहिद मिस ना हो और कोई भी मुलजिम जो है वो बच ना सके, जिसके हवाले से आज जो है पुलिस की जानिब से ये एक इकदाम किया गया है। अच्छा मखदूम, ये बताइएगा कि ये भी कहा गया है कि ना सिर्फ कैमरों से मॉनिटरिंग करेंगे बल्कि लोगों से बात भी की जाएगी, तो क्या करेंगे इस हवाले से? क्या इस सब चीज़ों से क्राइम में कमी आ जाएगी? देखें, आईजी इस्लामाबाद काजी जमीलुर रहमान जो है उनकी जानिब से जो है वो मुख्तलिफ थानों का दौरा भी किया गया और ये कुछ दिन पहले दौरा भी किया गया और एसपी को हदायत भी दी गई कि कम से कम डेली 1 घंटा आप जो है वो पब्लिक डीलिंग करेंगे, आप लोगों से मिलेंगे, लोगों से जो है वो पुलिस और अवाम के दरमियान जो दूरी है उसको कम करेंगे। इस हवाले से जो है वो इक़दामात तो किए जा रहे हैं, लेकिन दूसरी जानिब अगर हम देखें जो वहां पे मौजूद पुलिस एहलकार होते हैं, चाहे वो तफ्तीशी से लेके एसएचओ तक होते हैं, उनमें एसएचओ के ऊपर तो ये सख्ती से अमल दरामद करवाया जा रहा है कि जिसके खिलाफ भी कंप्लेंट आना शुरू हो जाती है। और आज भी 6 एसएचओ को जो है वो ट्रांसफर किया गया, जिनमें से 2 को नाकिस कारकर्दगी की बिना पर मुअत्तल भी किया गया है। कि पुलिस के आला अफसरान की जानिब से इक़दामात तो किए जाते हैं, लेकिन इसके साथ साथ पुलिस के जो रिफॉर्म्स हैं उसके साथ साथ पुलिस के एहलकारों की ट्रेनिंग करवाई जाए। देखिए हम लोगों ने हमने जो है वो जाके डायरेक्ट थानों के
तफ्तीशी जो मुख्तलिफ एहलकार होते हैं उनसे मिल रहे हैं। बिल्कुल। अगर उनकी पब्लिक डीलिंग जो है वो आवाम के साथ बेहतर नहीं होगी तो जो भी रिफॉर्म्स की जाए वो किसी हद तक भी जो रिजल्ट साबित नहीं कर सके। अच्छा मखदूम, जिस तरह आपने चंद दिन पहले एक स्टोरी की थी कि जो पुलिस एहलकार है वो भी मुख्तलिफ जो चोरी डकैती के वारदात थे उनमें मुलविस होते हैं, तो क्या आप क्या समझते हैं कि जो स्टोरी आपने ब्रेक की थी क्या ये उनकी वजह से ये सब कुछ हो रहा है सर? देखें, मैं आपको एक चीज बताता हूँ, आप हम लोगों ने उस टाइम भी यही कहा था, हम लोग आज भी एक चीज ये कहते हैं कि हमारा काम है चीजों को आइडेंटिफाई करना कि क्या गलत हो रहा है। और इस चीज का मैं क्रेडिट देता हूँ टॉप मैनेजमेंट को, जो डीआईजी, एसएसपी ऑपरेशन और आईजी। देखें, पहले ये होता था कि हम मीडिया पे खबरें चला के बताते थे, तब जाके कोई बड़ा कोई वो कहते हैं ना हादसा का इंतजार होता है, कोई बड़ी ऐसी एक्टिविटीज होती, उसके बाद जो है वो पुलिस जो है वो इकदामात करती हुई आला अफसरान नजर आते थे। अब मैं आपको एक बात बताऊं कि 3 माह के अंदर अंदर जो है देखें कितने ट्रांसफर्स हो रहे हैं। 3 माह गुजरते किसी के खिलाफ कंप्लेंट्स आती हैं, उसके ऊपर एक्शन लिया जाता है। हमने जो स्टोरी की, हमने वो तमाम आला अफसरान तक इस चीज के बारे में बताया। कुछ अफसरान की जानिब से हमें इस चीज का यकीन दहानी करवाई गई कि ये इसमें वाकई कंप्लेंट्स आ रही हैं, और मैंने उन्हें कहा आप कुछ ना करें, 19, 20 और 21 के चंद एक गाड़ियों का डाटा लें जिनकी गाड़ियां रिकवर हुई हैं। आप सिर्फ उन सोर्स के थ्रू चेक करें, अगर हम तक पहुंच सकती हैं तो आप तो शहर इक़्तिदार को संभाल रहे हैं, आप लोगों तक चीजें आती होंगी। उसके बाद देखें ना, पुलिस की जानिब से एक चीज क्लियर मैसेज दिया गया है, वो तमाम लोगों को, तमाम एसएचओ को, तमाम डीएसपी को और तमाम एसपी को, जो काम करेगा वो थाने में रहेगा, जो काम नहीं। जी बहुत शुक्रिया, मखदूम हलीम कुरैशी हमारे साथ मौजूद थे और हमें अपडेट कर रहे थे। और इसके साथ मखदूम हमें अपडेट कर रहे थे इस्लामाबाद के तानों के हवाले से कि वहाँ पर जो है कैमरे नस्ब कर दिए गए हैं। और ये गज़ल, इससे पहले हम देख रहे थे कि मखदूम ने एक स्टोरी ब्रेक की थी कि इस्लामाबाद के जितने भी ताने हैं वहाँ की जो पुलिस एहलकार है वो कार लिफ्टर जो गिरोह है उनके साथ मुलव्विस है। तो हमने भी उनसे सवाल किया था कि आप उनकी निशानदेही करें। मैं समझता हूँ कि इस तरह की खबर जब सामने आती है तो इस्लामाबाद पुलिस की जानिब से एक्शन ज़रूर लिया जा रहा होता है। और ये भी हम देखते हैं कि एक बहुत बड़ी पेशरफ्त है इस्लामाबाद पुलिस की जानिब से, पुलिस इस्लाहात की जो बातें हो रही थी उसके हवाले से कि अब थानों में जो है सीसीटीवी कैमरे नस्ब कर दिए गए हैं, ओपन माइक भी लगा दिए गए हैं, अब जो आएंगे वो अपनी फरियाद सुनाएंगे डीजी ऑपरेशन को। इसी के साथ हम अपनी नेक्स्ट स्टोरी की जानिब बढ़ेंगे और आपको बताएं कि बीआरटी मंसूबा खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत के गले की हड्डी बन गया। बिल्कुल जी, बीआरटी मंसूबा जो है खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत के गले की हड्डी बन गया। अरबों रुपए खर्च करने के बावजूद कई साल गुजरने के बाद भी मंसूबा पाए तकमील तक ना पहुंच सका। और तकरीबन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जब हुकूमत थी खैबर पख्तूनख्वा में तो उस वक्त इस मंसूबे का क़याम अमल में लाया गया था। खान साहब ने कहा था कि ये सबसे सस्ता तरीन मंसूबा होगा और सबसे कम लागत इस पर आएगी और सबसे कम टाइम में जो है ये मंसूबा तामीर किया जाएगा। लेकिन अब तक जो है 5 साल दौर हुकूमत वो तकरीबन 8 साल गुजरने के बावजूद भी मंसूबा अभी तक मुकम्मल ना हो सका। अब भी कुछ काम जो है बाकी है। और हम देखते हैं कि रोज रोज जो बीआरटी बस है वो भी खराब होते हैं, कोई शहरी जो है उनको धक्के लगाते जो है वो दिखाई दे रहे होते हैं, तो कभी क्या तो कभी क्या। और रूट्स के 2 फेडर्स ताहाल फाल नहीं हो सके। इसके साथ साथ ये भी अंदाजा लगाया जा सकता है कि ज़राए आमदन के हसूल के लिए शॉपिंग मॉल्स और प्लाजों समेत दीगर अमूर भी पाया तकमील तक नहीं पहुंच सके हैं। और वही बात है कि बहुत से वादे थे जो वैसे के वैसे ही रह गए। इसके साथ साथ शहरियों का ये भी कहना है कि बीआरटी से आसानियां तो पैदा हुई हैं लेकिन अब भी इसमें बहुत से मसाइल सामने आ रहे हैं और हुकूमत ने अरबों रुपए इस मंसूबे पर खर्च कर दिए, ताहाल ये मुकम्मल नहीं हो सका। बिल्कुल गजल, जिस तरह हम दावों और वादों की आपने बात की और मैं बार बार ये कह रहा हूँ कि खान साहब ने जो है बहुत वादे किए थे, बहुत दावे किए थे। और आज से तकरीबन 4-5 साल पहले खान साहब ने कहा था कि ये जो बीआरटी मंसूबा होगा इसमें सबसे कम लागत जो है वो आएगी। और अब तक जो है मंसूबा तामीर ना किया जा सका और अब भी उसमें कुछ काम जो है बाकी है। ये इंतहाई मैं समझता हूँ कि तहरीक इंसाफ हुकूमत की कारकर्दगी पर सवालिया निशान है कि अभी तक जो है जिस मंसूबे के वो बात कर रहे थे कि खैबर पख्तूनख्वा की जो सतह पर सबसे बड़ा मंसूबा होगा और इस पर सबसे कम लागत आएगी और शहरियों को जो है फ़ायदा होगा। पेशावर को कंट्राट में तब्दील ज़रूर किया गया है लेकिन अभी तक जो मंसूबा है उससे किसी शख्स को, किसी फर्द को फ़ायदा नहीं पहुंचा। जी हाँ, और इसके साथ साथ हम
नेक्स्ट स्टोरी की जाने बढ़ेंगे और बात करेंगे पाक अफगान बॉर्डर पर बाजोड़ में फौजी चौकी पर सरहद पार से फायरिंग, 2 सिपाही शहीद जबकि 3 दहशतगर्द हलाक हो चुके हैं। बिल्कुल, ये इंतहाई अफसोसनाक सूरत हाल है कि तालिबान की हुकूमत आने के बाद भी जो है अभी तक हम देखते हैं कि पाकिस्तानी सरहद पर जो है हमले होते हैं। और कल भी हमने देखा कि बॉर्डर के उस पार से हमला किया गया और जिसमें जो है तकरीबन 2 फौजी जवान शहीद हो गए, जबकि जवाबी कार्रवाई में जो है 3 दहशतगर्द मारे भी गए। इन तमाम सूरत हाल पर बात करेंगे, अफगानिस्तान की क्या सूरत हाल है, क्या क्या वहाँ पर हो रहा है। हमारे साथ मौजूद है मोहम्मद इम्तियाज साहब, जो कि सीनियर तज्जियाकार है। वो इन तमाम तर जो हालात है उस पर गहरी नजर रखते हैं। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम सर, बहुत बहुत शुक्रिया कीमती वक्त के लिए। सर मुझे बताइएगा कि अफगानिस्तान की सूरत हाल है, तालिबान की हुकूमत आने के बाद भी जो हमले हैं वो ना रुक सके। कल भी काबुल एयरपोर्ट पर हमला किया गया, उसके बाद हमने देखा कि बॉर्डर के उस पार से पाकिस्तान पर भी जो है हमले जारी है। क्या समझते हैं इन तमाम तर हालात के ऊपर? इसको हमें 3 एंगल से देखना पड़ेगा। नंबर 1 तो ये कि इस वक्त वहाँ पे जो ग्राउंड सिचुएशन है वो क्या है अफगानिस्तान के अंदर। आपने देखा कि अफगानिस्तान के अंदर अभी बाकायदा गवर्नमेंट जो है वो अनाउंस नहीं हुई, अभी कैबिनेट भी नहीं बनी, कोई प्रेसिडेंट अनाउंस नहीं हुआ, कोई अमीर बाकायदा अनाउंस नहीं हुआ, चंद एक वजीर उन्होंने बना दिए हैं। इसके साथ साथ आप देखें कि हवाई अड्डा जो काबुल का है वहाँ पे कई धमाके हो चुके हैं और कल कोई रॉकेट फायर हुआ है और वहाँ पे अमरीकन जो 13 फौजी अमरीकी मारे गए उसके अंदर, जो पहले बात धमाका हुआ था। तो अब वहाँ पे सिचुएशन इस वक्त थोड़ी सी इस तरह की है कि आप समझ कि गवर्नमेंट है ही नहीं एक तरह से ना। अच्छा, अब एक फैक्टर तो ये ले लें, क्योंकि जाहिर बात है कि जब काबुल के अंदर ये सिचुएशन है, जो कैपिटल है अफगानिस्तान का, तो तालिबान के लिए ये सरहदों को संभालना बड़ा मुश्किल होगा इस स्टेज पे। अच्छा, दूसरा मामला ये है कि आपने देखा कि इंडिया जो है वो अफगानिस्तान को यूज करता रहा। इंडिया के 18 करीब कौंसुलेट थे अफगानिस्तान के अंदर, जो बेसिकली रॉ ऑपरेट कर रही थी अंडर कवर, और उसके बाद वहां से टेररिस्ट तैयार किए जाते थे और पाकिस्तान के खिलाफ इस्तेमाल होते थे और तालिबान के खिलाफ इस्तेमाल होते थे। अब ये वो जो कुव्वतें हैं ना, वो कुव्वतें वहां मौजूद है। अब वो सारे लोग जो हैं जो उनके साथी थे पिछली रजीम के, वो अफगानिस्तान के अंदर मौजूद हैं। वो चाहेंगे कि कोई ऐसी बदमजगी पैदा हो, ऐसी कोई डिफरेंस पैदा हो, ऐसी आप कह लें गलत फहमियाँ पैदा हो पाकिस्तान के साथ और तालिबान के दरमियान, ताकि यहाँ पे इनके दरमियान तल्लुकात खराब हो। हालांकि आपने देखा कि गुलबदीन हिकमत यार और दूसरे जो तालिबान लीडर हैं वो मुख्तलिफ मौके के ऊपर इस बात की यकीन दहानी करा चुके हैं कि जो अफगानिस्तान की जो इलाका है वो पाकिस्तान समेत किसी भी जो हुकूमत है या रियासत है उसके खिलाफ इस्तेमाल नहीं होगा। तो ये मैं ये समझता हूँ ये एक आर्जी एक फेज़ है और इसके अंदर यकीनन जो है इस पर तालिबान का कसूर इसलिए नहीं कि तालिबान की अभी फुल ग्रिप हो नहीं पाई। और मेरा ख्याल है कि 31 अगस्त आज हो गई है, तो इसके बाद जब वो अपनी जो कैबिनेट है वो अनाउंस करेंगे और बाकायदा गवर्नमेंट बनेगी तो फिर वो सरहदी मामला को भी देखेंगे, क्योंकि अभी तो अंदरूनी तौर पे भी वो सही तरह से मैनेज नहीं कर पा रहे। आपने देखा मुख्तलिफ एलिमेंट्स वहाँ पे आज़ाद कर रहे हैं और वो किसके साथ हैं, कौन करवा रहा है, उनके पीछे कौन है, तो वो अभी इसमें कबल वक्त है अगर कहना कि इस पर कोई तालिबान की नलायकी है। अलबत्ता ये है कि पाकिस्तान जो है इसकी अफवाज जो हैं वो पूरी तरह आप देखें कि मॉनिटर कर रही है इस सिचुएशन को और यही वजह है कि उन्होंने उसका जवाब भी दिया है। तो इंशाअल्लाह ताला मुझे उम्मीद है कि अगले 15-20 दिन के अंदर जब ये वहाँ पे इस्टेब्लिश्ड गवर्नमेंट हो जाएगी तो हालात बेहतर हो जाएंगे। जी अच्छा इम्तियाज साहब, ये बताइएगा कि तालिबान के आने के बाद भी हालात ठीक नहीं हुए, तो क्या समझते हैं, क्या कहेंगे इस हवाले से, क्या वो वहाँ पर अमन कायम कर लेंगे? देखिए, बात ये कि मैंने अभी जैसे गुजारिश की कि अभी जो हुकूमत जो है उन्होंने कब्जा जरूर कर लिया अफगानिस्तान के ऊपर, लेकिन अभी वहाँ पे जो सेटअप बनाना उन्होंने मुख्तलिफ आप कह लें कि स्ट्रक्चर बनाना, जो वहाँ पे एडमिनिस्ट्रेशन का स्ट्रक्चर है, सिक्योरिटी का स्ट्रक्चर है, वो सारे काम अभी होने वाले हैं। तो अभी तो उनका फोकस है गवर्नमेंट बनाने की तरफ और ये कि वहाँ से जो नेटो फोर्सेज हैं वो पुल आउट हो जाएं ताकि उनको एक बिल्कुल फ्री हैंड मिल जाए और काबुल एयरपोर्ट पे उनका कब्जा कायम हो जाए। तो इस सूरत में जाके फिर उसके बाद वो इस तरह के स्टेप्स लेंगे। मुझे उम्मीद है इंशाअल्लाह ताला कि तालिबान की तरफ से ये इसके ऊपर ये जो अभी जो वाक़या हुआ है इसके ऊपर भी तवज्जो दी जाएगी और वो कोई ना कोई इंटरम अरेंजमेंट करेंगे ताकि सरहदों के ऊपर ऐसे मामला ना हो। जी सर, मुझे ये बताइएगा कि खान साहब ने एक इंटरव्यू में कहा था कि पाकिस्तानी सरजमीन कभी भी इस्तेमाल नहीं होगी, एब्सोल्युटली नॉट का जो है वो एक बहुत ही अच्छा जुमला मशहूर हुआ था। लेकिन अब हम देखते हैं कि अमेरिकन को जो है हमने अपने हवाई अड्डे दिए हैं, अमेरिकन यहाँ से जा रहे हैं, तो इस तमाम तर बयानों को कैसे देखते हैं आप? नहीं, असल में हुआ ये है कि यूनाइटेड नेशन के जो सेक्रेटरी जनरल हैं उन्होंने पाकिस्तान से रिक्वेस्ट की थी, खास रिक्वेस्ट की थी इस आर्जी तौर पे, जबकि वहाँ से वो पुल आउट कर रहे हैं जो जितने भी अदारे वहाँ पे मौजूद हैं,
अफगानिस्तान के अंदर। आपने देखा काबुल एयरपोर्ट के अंदर एक गड़मस बचा हुआ है, वहां पे रश है। एक तो वहां पे लोकल अफगान पीपल हैं जो वहां से निकलना चाहते हैं और अमेरिका या किसी और मुल्क में जाना चाहते हैं, एक तो उनका रश है। इसके साथ साथ मुख्तलिफ अदारे हैं जो वहां पे कम्युनिटी वर्क भी कर रहे थे। अब ये सारे जो लोग हैं उनको इमीडिएटली इसलिए इन्होंने थोड़ा हेल्प आउट कर रहे हैं उसके अंदर, लेकिन उसके साथ वजाहत कर दी गई है कि किसी एयरक्राफ्ट के अंदर ना कोई वेपन होगा, ना कोई बारूद होगा, ना कोई ऐसी चीज होगी, ना कोई फौजी इक्विपमेंट्स होंगे। तो ये मेरा ख्याल एक चंद दिन हफ्ते 2 हफ्ते की बात है, मेरा ख्याल है आर्जी तौर पर एक फैसिलिटेट किया गया है ताकि वहां से वो निकल सके। और मेरा ख्याल है कि इन वे ये तालिबान को भी एक तरह से सहूलत पाकिस्तान प्रोवाइड कर रहा है ताकि तालिबान जो उनकी भी जान छूट जाए इन ट्रुप्स से, और वहां से वो निकल के फिर यहाँ पे हफ्ता 2 हफ्ते के बाद वो यहाँ से भी चले जाएंगे। आप देख लीजिए कि पाकिस्तान जो बड़ा केयरफुली चल रहा है। तो ये उस तरह की जो आप कह लेंगे जैसे अड्डे दिए जा रहे थे, वो अड्डे जो थे वो मॉनिटरिंग के लिए थे, वो अड्डे जो थे अमेरिकन सीआईए के लिए थे, वो अड्डे इस्तेमाल होते थे वहाँ पे फौजी मकासद के लिए। तो पाकिस्तान की पॉलिसी बड़ी क्लियर है इस वक्त जो है कि वो कोई ऐसा आप कह लेंगे मिलिट्री जो है इक्विपमेंट उसके अंदर वो नहीं होगा, ना ही असला होगा वगैरह। जी अच्छा सर, ये बताइएगा कि इंडिया कह रहा है कि अमेरिका के साथ मिलकर पाकिस्तान जो है वो गेम खेल रहा है, लेकिन तालिबान पाकिस्तान के शुक्रगुजार हैं, तो क्या इस हवाले से क्या कहेंगे? देखिए बड़ी वाज़ेह सी है कि इंडिया, वो कहते हैं कि वो जो अब वो एक ऐसा बच्चा जो रो रहा है ना, जिसने पहले करता रहा, उसका 20 साल उसने बड़े अच्छे गुजारे हैं, उसने पाकिस्तान को काफी टफ टाइम दिया। कुलभूषण यादव जैसे बंदे जो हैं वो यहाँ पे आप कहते हैं दाखिल करता रहा पाकिस्तान के अंदर, और यहाँ पे खासतौर पर बलूचिस्तान के अंदर। आपको याद होगा कि पाकिस्तान में सबसे बड़ा जो वकला के खिलाफ बम धमाका हुआ था कोयटा में हुआ था, जिसमें आप कह लें सैकड़ों वकला शहीद हो गए थे। तो ये सारे मामला जो राह कर रही थी बड़ी कंफर्टेबली, और अफगानिस्तान एक तरह से एक्सटेंशन थी इंडिया की उस वक्त। और आप देखें कि वहां पे बड़े कंफर्टेबली आते थे जाते थे, और उसकी आप आबादी देख लेना, अभी भी इंडियन वहां पे बहुत सारे बैठे हुए अफगानिस्तान के अंदर, हालांकि तुक नहीं बनता था उनका। अब जाहिर बात है कोई इस तरह की गलत फहमी पैदा करने की कोशिश करेंगे, और पाकिस्तान के अंदर जो अपोजिशन लीडर्स हैं या अपोजिशन के लोग हैं जो मौजूदा गवर्नमेंट के आप कह लें कारकर्दगी के ऊपर सवालिया निशान उठाए फिर रहे हैं, वो उनको चाहेंगे कि वो उसको करे, उसको यूज़ करे इस चीज़ को, और वहाँ पे जो नफरत है वो पैदा की जाए गवर्नमेंट के खिलाफ। लेकिन ऐसी कोई बात नहीं है। अलबत्ता ये ज़रूर है कि पाकिस्तान के अंदर भी आप देखिए, मैं थोड़ा ज़िम्मन कह ही देता हूँ कि जो मौजूदा गवर्नमेंट है वो इंटरनली भी इतनी कामयाब ऐसे नहीं हुई, उसकी वजह कि महंगाई भी कंट्रोल नहीं कर पाए। डॉलर का रेट देखे कल 172 पे पहुंच गया, जो 160 समथिंग चल रहा था। और इसी तरह जो आप कह ले आटा, चीनी, आप कह ले दालें, सब्जियां, गोश्त, पेट्रोल, हर चीज की कीमतें जो आसमान से बातें कर रही है। ये गवर्नेंस के इशू तो यहाँ पे हैं, इसको मजीद वर्चुअली जी सर बहुत बहुत शुक्रिया आपकी कीमती वक्त के लिए। थैंक यू सो मच कि आपने अपने मसरूफियत से हमारे लिए वक्त निकाला और अफगानिस्तान के तमाम सूरत हाल पर उन्हें बात की गज़ल। और यहाँ पर आपने इंतहाई अहम सवाल किया कि इंडिया इन तमाम तर मामलात में जो है पाकिस्तान पर इल्ज़ाम तराशी कर रहा है, लेकिन यहाँ पर सवाल ये भी उठता है कि जब तालिबान जो है वो भी खुश है पाकिस्तान से, पाकिस्तान ने अमेरिका को जो भी है अपने स्पेस दिया, अपने अड्डे दिए, तो उसके बावजूद भी पाकिस्तान के बॉर्डर पर हमले कौन कर रहे हैं, कौन है जो पाकिस्तानी बॉर्डर पर जो है वो हमले कर रहा है, इन तमाम सूरत हाल पर भी बात करेंगे। हमें ज्वाइन किया है सीनियर सहाफ़ी जाहिद उस्मान साहब ने, उनसे बात करेंगे। अस्सलाम वालेकुम सर। जाहिद उस्मान जो कि सीनियर सहाफ़ी है, इन तमाम तर मामलात पर भी वो गहरी नज़र रखते हैं। उनसे भी पूछेंगे कि आखिर कौन लोग हैं जो ये तमाम तर हमलों में मुलव्विस है। और हम देखते हैं कि एक तरफ से तालिबान भी जो है पाकिस्तानी मौक़िफ़ की तायद कर रहे हैं, अमेरिका को भी पाकिस्तान ने जो है अपने होटलों में पनाह दी यहाँ पर। और तो ये पाकिस्तान पर जो हमले हो रहे हैं, ये हमले कौन कर रहे हैं, इनके पीछे किसका हाथ है? बिल्कुल। और गज़ल अफगानिस्तान की सूरत हाल की अगर बात की जाए तो कल हमें देखा कि अफगानिस्तान में जो तालिबान ने भी नोटिफिकेशन जारी किया है कि अब वहाँ पर जो तालबात और तलबा है दोनों सेपरेट पढ़ेंगे, मतलब एक साथ नहीं पढ़ेंगे, कोई एजुकेशन जो है वो नहीं होगा। इसी के साथ साथ तालिबान ने भी कहा कि वहाँ पर म्यूजिक पर जो है पाबंदी आयद कर दी गई है, और क्योंकि म्यूजिक हराम है। हाँ, बुर्ग के हवाले से उस पर आगे जाके बात करेंगे। ज़ैद उस्मान ने हमें ज्वाइन किया है। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम। बहुत बहुत शुक्रिया आपकी कीमती वक्त के लिए। जाहिद उस्मान, आपसे ये पूछना चाहूँगा कि अफगानिस्तान में अगर हम देखें तो तालिबान का जो मौक़िफ़ है वो पाकिस्तान के हक़ में है, पाकिस्तान से खुश दिखाई दे रहे हैं। अमेरिका के जो फौजी जवान है उनको भी हमने जो है यहाँ पर होटल में पनाह दी है, तो फिर पाकिस्तान पर ये हमले कौन कर रहा है? पाकिस्तान पे हमले देखें, ये TTP का एक अंसर तो मौजूद है अफगानिस्तान में। अभी तालिबान उसी तरह सेटल नहीं हुए अफगानिस्तान में जिस तरह से हम उम्मीद रख रहे हैं, जिस तरह से बगल बजाए जा रहे हैं। अभी अफगानिस्तान पे तालिबान का एक कड़ा इम्तिहान आने वाला है। पाकिस्तान के लिए भी हालात इस तरह खुशगवार नहीं है।
अगर देखें अमेरिका बार बार ड्रोन हमले कर रहा है, जिसका खुदा ना खास्ता कोई रिबर्टल पाकिस्तान की तरफ आ सकता है मुस्तकबिल में, अगर ये हालात रहे। क्योंकि माजी में भी हमने देखा है कि पाकिस्तान ने बहुत बड़ी कीमत चुकाई है अफगानिस्तान जंग की, जो पराई जंग थी उसकी हमने बड़ी कीमत चुकाई है। अब अगर हालात इस जाने बढ़ते हैं तो दोबारा तो ये हालात फिर से हदगर्दू हो सकते हैं। अगर देखा जाए तो मुल्ला फकीर जो है वो अफगानिस्तान में जेल से रिहा हुआ है, पीटीपी के सरगर्म रुकन है। तो ये हो सकता है कि वो लोग हैं पीटीपी के जो जेल से पुलिस चरखी जेल जो है काबल में उससे रिहा हुई है। तो पीटीपी अभी मौजूद है अफगानिस्तान में। तालिबान अगर फिट होते हैं तो अफगानिस्तान में पीटीपी दाइश वगैरह का रहना मुश्किल नहीं बल्कि नामुमकिन हो जाएगा। अगर तालिबान फिट नहीं होते, हालात इस तरह रहते हैं क्योंकि अभी तक हुकूमत का कोई ढांचा सामने नहीं आया, कोई निज़ाम मौजूद नहीं है, अफगानिस्तान जो है वो जिस तरह शायद मसूद साहब कहते हैं जबरदस्त सूरत हाल है अफगानिस्तान में, तो अफगानिस्तान में तो अभी फिलहाल इस तरह हम कुछ नहीं कह सकते कि हालात किस तरह है। इससे पहले जब मैं JNN पे आया था तो मैंने ये बात कही थी कि अफगानिस्तान के हवाले से कोई तजिया करना जो है वो कम अज़ वक्त होता है, हमेशा हालात जैसी भी हों। अब पाकिस्तान से जो हमले कर रहे हैं ये वाज़ेह तौर पर मैं बताता चलूँ कि पीटीपी ही है अफगानिस्तान पर, अफगानिस्तान की जानिब पीटीपी या दाइश के लोग जो हैं वो पाकिस्तान पर, इंडिया जो है वो अभी भी कोशिश कर रहा है कि वो कहीं ना कहीं अपने आप को फिट करे अफगानिस्तान में। उसमें जो इन्वेस्टमेंट की है वो ज़ाया हो रही है। सबसे ज्यादा अगर किसी ने खोया है सबसे पहले अफगानियों ने खोया। अच्छा जाहिद, ये बताइएगा कि प्रोग्राम का वक्त बहुत कम है, आखिरी सवाल का जवाब दीजिएगा कि दाइश के साथ साथ क्या इन हमलों के पीछे इंडिया का हाथ तो नहीं है? इंडिया हो सकता है क्योंकि उन्होंने जो इन्वेस्टमेंट की है वो इसको ज़ाया नहीं होने देंगे किसी सूरत, और इंडिया चाहता भी नहीं है कि आइसोलेट हो जाए। अगर इस खिते में इंडिया का थोड़ा बहुत वो है, पाकिस्तान तो सब टाइम दे सकते हैं तो अफगानिस्तान की जानिब से दे सकते हैं। अगर अफगानिस्तान में तालिबान की स्टेबिलिटी है तो कल भी गुलबदीन हिकमतयार का बयान है कि इंडिया को हम खबरदार करते हैं कि वो इन मामलात में ना पड़े, क्योंकि नेटो के अफवाज के यहाँ पर 48 ममालिक ने कुछ नहीं किया तो इंडिया पंजशेर के जो लोग हैं उनको भड़का रहे हैं कि आप लोग खड़े रहें, हम आपके साथ हैं। ये कोशिश जो है वो मुसलसल जारी है इंडिया की जानिब से। रा के लोगों का अगर डायरेक्ट हाथ नहीं तो इनडायरेक्ट पीटीपी या दाइश को पैसे देकर या जिस तरीके से हो इंडिया का हाथ इसमें है, इसमें कोई शक नहीं। बहुत बहुत शुक्रिया ज़ैद उस्मान कीमती वक्त के लिए। अफगानिस्तान के सूरत हाल पर हम बात कर रहे थे, सीनियर सहाफ़ी ज़ैद उस्मान हमारे साथ थे। गज़ल, हमारे पास जो है एक पैकेज भी है बुरकों के हवाले से, तो अगर आप उसके हवाले से थोड़ा सा बताइए कि क्या कौन सा पैकेज है हमारे पास जो कि हमारे कुलीग ने बनाया है। तो जी हाँ, इस हवाले से भी बात करेंगे। अफगानिस्तान में तालिबान के इक़्तिदार में आते ही सियासी और सिफारती महाज के अलावा समाजी मामलात में भी काफ़ी असरात नजर आने लगे हैं, जिनके असरात बैरून ममालिक में भी देखे जा सकते हैं। जैसे खैबर पख्तूनख्वा के दारुल हुकूमत पेशावर में बुरखों और हिजाब के मांग में इजाफा देखने को आया है। मजीद जानते हैं आतिफ के इस पैकेज में। बिल्कुल, आतिफ ने इस हवाले से पैकेज बनाया है बुरकों के हवाले से कि जब तालिबान की वहाँ पर जो है बरसर इक़्तिदार आए हैं तो उसके बाद बुरकों की मांग में पेशावर में इजाफा देखने को मिल रहा है, क्योंकि ज़ाहिर तौर पर पेशावर से जो है ये बुरके वहाँ पर लोग जो है लेके जाते हैं। तो इस हवाले से आतिफ ने पैकेज बनाया है। गज़ल जरा वो देती है, उसके बाद बात करते हैं इस हवाले से। अफ़गानिस्तान में तालिबान के कंट्रोल के बाद पेशावर में बुरकों की मांग में इजाफा हो गया। मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक अफ़गानिस्तान में तालिबान की तरफ से इक़्तिदार संभालने के बाद सुबह खैबर पख्तूनख्वा के दारुल हुकूमत पेशावर में बुरकों की मांग में इजाफा देखा जा रहा है। इस ज़मन में दुकानदारों का कहना है कि तालिबान के आने के बाद हमारा कारोबार चमक उठा है, क्योंकि बुरकों और हिजाबों की अफ़गानिस्तान बरामद में बेफना इजाफा हो गया है। दूसरी जानिब तालिबान के तर्जुमान सुहेल शाहीन ने कहा कि इस्लाम में पर्दा सिर्फ बुरका पहनना नहीं है, ख़वातीन से हिजाब पहनने की तवक्को की जाएगी। अफ़गानिस्तान में ख़वातीन को काम करने और यूनिवर्सिटी की सतह तक तालीम हासिल करने का हक़ हासिल होगा। यही वजह है कि तालिबान के आने के बाद भी हज़ारों स्कूल चल रहे हैं। अफ़गानिस्तान में तालिबान ने ख़वातीन को यूनिवर्सिटी तक तालीम की इजाज़त का ऐलान किया है। अफ़गानिस्तान में तालिबान ने ख़वातीन समेत तमाम सरकारी मुलाजिमीन के लिए आम माफ़ी का भी ऐलान किया। तालिबान ने सरकारी मुलाजिमीन से कहा कि काबिल में हालात मामूल पर आ रहे हैं, किसी को डरने की ज़रूरत नहीं है। तमाम मुलाजिमीन मामूल की ज़िंदगी का एतमाद के साथ आगाज़ करें और काम पर वापस आ जाए। उन्हें उनकी तनख्वाही दी जाएगी और कुछ नहीं कहा जाएगा।
तालिबान की तरफ से सरकारी मुलाजिमीन के नाम पैगाम में कहा गया कि अपने इदारों में नए सिरे से काम पर आए, ताहम रिश्वत, तकब्बुर, बदगुनवानी और बेहिसी से बचे, जो पिछले 20 साल से किसी वायरस की तरह सरकारी इदारों में फैली हुई है। इसी हवाले से तालिबान के सियासी नायब मुल्ला अब्दुल गनी बरादर ने भी कहा कि तमाम मर्द और ख़वातीन सरकारी मुलाजिमीन को अपनी ज़िम्मेदारियों पर वापस आना चाहिए। हम आवाम की खिदमत के लिए पुरअज़म है और आवाम के साथ काम करना चाहते हैं। मालूम हुआ कि तालिबान की जानिब से तहफ़्फ़ुज़ की यकीन दहानी कराए जाने के बाद बहुत से सरकारी मुलाजिमीन और डॉक्टर्स अपने काम पर वापस आएंगे और काबुल शहर की सड़कों पर ट्रैफिक पुलिस ने भी दोबारा काम शुरू कर दिया है। तालिबान ने उनको भी हिफाजत और बिला खौफ फ़राइज़ अंजाम देने में आज़ादी की यकीन दहानी कराई। बिल्कुल गज़ल, बुरकों की मांग में जो है इजाफा देखने को मिल रहा है। जिस तरह आपने पैकेज मुलाहिज़ा किया आतिफ का, उन्होंने तमाम तफसीलात उसमें रखी है कि ये बहुत अच्छी बात है कि बुरकों की मांग में भी इजाफा हो गया है। और इसके साथ साथ उन्होंने कहा कि जो औरतें हैं उनको यूनिवर्सिटी तक तालीम हासिल करने का जो है वो इजाज़त होगी। लेकिन को एजुकेशन को जो है वो वहाँ पर बैन लगा दी गई है और अब जो तालबात हैं उनके लिए अलग तालीमी इदारे होंगे, तलबा के लिए अलग तालीमी इदारे होंगे और इस्लाम के जो शरई उसूल है उनके मुताबिक वहाँ पर जो तलबा तालिबात है वो इल्म के नूर से मुनव्वर होंगे। ये कहना था तालिबान के तर्जुमान का। और ख़ास तौर पर बात यह है गज़ल के जो तालिबान के तर्जुमान है उन्होंने तालीम भी पाकिस्तान से हासिल की, इस्लामिक नेशनल यूनिवर्सिटी से उन्होंने PhD की तालीम भी हासिल की है। जी हाँ, इसी के साथ हमारे प्रोग्राम का वक्त खत्म हुआ है। यकीनन आपने आज के प्रोग्राम में टॉप स्टोरीज सुनी होंगी और उनको एंजॉय भी किया होगा। कल फिर हाजिर होंगे न्यूज़ टॉप स्टोरीज के साथ। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।